डिवाइडेड बाई बेसिसिटी और आप कहते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। मतलब एसिड आपका आयनाइज होने पर कितने हाइड्रोजन आयंस फर्निश करता है सॉल्यूशन में, वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो एसिड का मोलर मास लेकर के जब उसके बेसिसिटी से आप डिवाइड करते हैं ना, तब जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे एसिड का इक्विवेलेंट मास। फॉर एग्जांपल लो, जैसे HCl लिया जाए ना, तो अब HCl में आप देख रहे हो केवल एक ही हाइड्रोजन आयन है बेटा ना, तो ये सिंगल हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा। इसका मतलब अब जब हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे ना, तो अब ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 कंसीडर करोगे। अब इसका मोलर मास आपको पता है ये 36.5 है, तो जो इसका मोलर मास हुआ वही क्या हो गया इसका, वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। मान लो अगर आप लेते हैं HNO3, तो ये भी आपका सिंगल हाइड्रोजन फर्निश कर रहा है, तो ये भी आपका हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 कंसीडर कर लेंगे, और इसका मोलर मास है 63। तो जो मोलर मास हुआ वही हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। इसका मतलब ये दोनों एसिड्स जो है ना, वो हमारी मोनोबेसिक एसिड है। ये दोनों एसिड्स हमारी कैसी हैं, ये को हम कहते हैं मोनोबेसिक। ये तो बहुत आसान है। तो जो मोलर मास होगा वही क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास हो गया। इसका मतलब ये मोनोबेसिक हो गए। तो जितने मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं ना, उनमें कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं होता है। जो मोलर मास होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। पर जैसे ही आप दूसरे एसिड्स की बात करते हैं ना, आपने जैसे लिया ये H2SO4। अब अगर H2SO4 को आयनाइज किया जाए ना, तो आपको पता है ये 2 हाइड्रोजन आयन फर्निश कर सकता है और एक सल्फेट आयन फर्निश करेगा। तो अब 2 हाइड्रोजन आयंस निकले, इसका मतलब ये डाइबेसिक एसिड है ना हमारा। इसका मतलब अब जब इसका इक्विवेलेंट मास आप निकालोगे, तब ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और आप सबने पढ़ रखा है मोलर मास इसका 98 है। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 49 आ जाएगा। ये बिल्कुल आप लर्न करते चलो, फिर आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा बेटा कि मोलर मास हमारा 98, इक्विवेलेंट मास कितना हुआ, वो हमारा 49 हो जाएगा। मान लो अगर हम आपको देते ऑक्सैलिक एसिड, ये भी बहुत कॉमन एसिड है और बहुत पूछा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड का कल आपको फॉर्मूला लिख के बताया था ना, C2H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2। वाटर के हाइड्रोजन आयंस को कंसीडर हमें नहीं करना है, केवल ऑक्सैलिक एसिड का ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, केवल इनको कंसीडर किया जाता है। अब इसका इक्विवेलेंट मास जब निकालोगे तो ये मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज आल्सो अ डाइबेसिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भी आपका डाइबेसिक एसिड है। जब इसका इक्विवेलेंट मास लेंगे ना, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 करना आपको। मोलर मास इसका होता है 126, तो डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आ गया हमारा 63। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना है हमारा 63 है। ये दोनों एसिड हमारी डाइबेसिक हो गई। तुम्हारे नीट का एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है बेटा ना, वो भी देखिए। आपने जैसे लिया है यहाँ पे H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये 3 एसिड्स हैं आपके। भाई पहले का नेम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट को हम कहते हैं
ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और लास्ट वाले का नेम है हाइपोफॉस्फोरस, और इसी को आप कहते हैं फास्फेनिक एसिड, फास्फेनिक एसिड। देखने में आपको लग रहा है ना कि तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन मौजूद है ना, तो इन तीनों को ट्राइबेसिक एसिड में कंसीडर करना चाहिए, पर ये तीनों आपकी ट्राइबेसिक नहीं है। अब इनकी बेसिसिटी कैसे पता करेंगे? तो अब एक तरीका तो होता है कि लर्न कर लीजिए सीधे सीधे, और दूसरा तरीका होता है इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, तो हम आपको रटवाने की कोशिश कम करते हैं, कंसेप्ट्स आप सीखते चलिए बेटा। वी कंसेप्ट्स अगर आपको पता है ना, तो मजबूत आपने रखा है कंसेप्ट्स, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप बिल्कुल ना तो कभी डरेंगे ना घबराएंगे, आसानी से इसको करते जाएंगे। जैसे मान लो अगर ये वाली एसिड लिया जाए ना, H3PO4, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हो तो इसको ऐसे बनाते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिए ना कि केवल वही हाइड्रोजन आपके रिप्लेसेबल होंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। अब यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर तीन आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं कि नहीं भाई, तीन OH ग्रुप है, इसका मतलब ये तीन हाइड्रोजन आयन आपका रिप्लेस कर सकता है। तो जितने हाइड्रोजन ये रिप्लेस करेगा वही इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। तो जो पहला वाला एसिड है ना, इसकी बेसिसिटी हमारी हो गई 3, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राइबेसिक एसिड है। ये पहला पार्ट समझ में आया सभी के? बोलो बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमारा ट्राइबेसिक एसिड है। निशांत बेटा पिक्चर ब्लर आ रही है, वो बीच बीच में आपकी कनेक्टिविटी वगैरह कहीं कहीं पर गड़बड़ होती होगी, वही उसी वजह से होता है। वैसे जनरली तो ठीक दिख रहा है बेटा, चलो ठीक है, वो बीच में कभी कदा हो सकता है, बाकी तो ठीक आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें ना H3PO3 की, H3PO3 H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर लोगे तो अब यहां पर देखो, इसको ऐसे बना दो। अब आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो 2 ही रह गए ना हमारे, एक हाइड्रोजन आपका डायरेक्टली फास्फोरस के साथ जुड़ गया, तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा केवल वही रिप्लेस किया जा सकता है। इसका मतलब जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ना, इसकी बेसिसिटी हमारी 2 है, तो इट इज अ डाइबेसिक एसिड। इसी तरह से अगर इसको लिया जाए H3PO2, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कम कर दो बेटा, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बना दो। तब ये हो गया मोनोबेसिक एसिड, तो इसको आप मानते हैं मोनोबेसिक एसिड, ये है आपका डाइबेसिक, और इसको हमने क्या लिया था, ट्राइबेसिक। अब जब इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे ना, तो अब इक्वल टू हो जाएगा m/3, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इसका हो जाएगा m/2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जबकि इसका इक्विवेलेंट मास लोगे तो ये m/1 हो जाएगा। इसका मतलब जितना मोलर मास है वही हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ये एसिड का इक्विवेलेंट मास सभी के समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो बेटा एवरीवन। हाँ, जो पहला टॉपिक है वो आपका जैसे एसिड का कैलकुलेट करना है तो आप बड़े जलवे के साथ कर सकते हैं ना आप लोग। चलो एक बार फिर से सुन लीजिए।
जब भी हमें किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना होता है ना, तो एसिड का जो मोलर मास होगा उसको हम उसके बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। बेसिसिटी का मतलब होता है कि एसिड को जब आप एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें ना, तो उस टाइम वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है। जैसे आपके सामने हमने अभी दिखाया कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब हमने एक्वस मीडियम में रखा तो ये 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसलिए ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड। जब इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो मोलर मास को 3 से डिवाइड किया गया। जब आपने लिया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये केवल 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर सकता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास को हमने मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दिया है। जबकि आपका फास्फोरिक एसिड है ना, ये मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर हो जाएगा। एसिड के द्वारा जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके वही होंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे। जैसे H2SO4 लेते हो ना, तो ये डाइबेसिक क्यों है? देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो ऐसे दिखाते हो बेटा ना, तो अब आप देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं है, मतलब आपका ये 2 हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीजन से आप जुड़े हैं, और यही हमारे क्या किए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं ना। ना क्लियर? चलो अगले उस पर आओ। नेक्स्ट लिखिए फॉर अ बेस। फॉर अ बेस जैसे आपने लिया फॉर अ बेस, तो बेस का मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया है ना NaOH, तो आप देखोगे कि NaOH में केवल एक ही तो हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है बेटा ना, इसलिए इसका जब आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो ये मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मोनो एसिडिक बेस है। उल्टा चलता है बेटा, जैसे एसिड के केस में बेसिसिटी की बात करते हो, और जब आप बेस लोगे ना तो वहां पर हम लोग एसिडिटी की बात करेंगे। तो ये हमारा मोनो एसिडिक बेस है, दिस इज मोनो एसिडिक बेस, दिस इज मोनो एसिडिक बेस। मान लो अगर KOH देते, और ये बिल्कुल लर्न कर लो, ये हो गया 40। KOH भी बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, यहाँ पर भी मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, और ये है आपका 56। पर जैसे आपको देते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्सिल आयन है देखो, तो अब यहाँ 2 हो गया ना, इसका मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 हो गया। भाई इसका मोलर मास हमको तो पता है, ये 74 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो दिस इज 37। अगर हम कहते हैं ना कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, तो अब ये हो जाता मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, और इसका मोलर मास है 78 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये हो गया 26। तो बेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, जितने आपको हाइड्रोक्सिल आयन नजर आए बस मोलर मास को उतने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारी बेस का जो है वो इक्विवेलेंट मास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ बेटा आप सबको? चलो अगले पर चलते हैं। हाँ नेक्स्ट लीजिए, आप लीजिए फॉर अ सॉल्ट।
फॉर अ सॉल्ट, सॉल्ट के केस में आप लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर फॉर्मूला यूनिट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर फॉर्मूला यूनिट। ये देखने तो टर्म बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी है, बट डोंट वरी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ना भाई NaCl ले लो, तो अब ये तो कॉमन सॉल्ट है ना हमारा NaCl। अब इसमें आप देखोगे कि Na+ और Cl क्या है हमारा, देखो बेटा ये हमारा माइनस है ना, तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। अब ये एक यूनिट है ना हमारा NaCl, अब इस एक यूनिट में आप देख रहे हो एक ही पॉजिटिव और एक ही क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो अब जब इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे तब ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, और इसका तो मोलर मास आप सबको पता है ना, ये हो गया 58.5। मान लो अगर हम देते हैं ना Na2CO3, अब आप लोग बताओ भाई Na2CO3 के एक यूनिट के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्ज हुए। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव रहेगा बेटा, चैट बॉक्स में डालिए। बिल्कुल सही बेटा, भाई दो हमारे सोडियम आयन है और जितना सोडियम आयन हुआ उसी के रेस्पेक्ट में कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन हमारा बाइवेलेंट एनायन है। तो जब इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे ना तब आपको पता है ये मोलर मास को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसका मोलर मास 106 है, 2 से डिवाइड किया है तो ये आ गया हमारा 53। अच्छा इसी तरह से मान लो अगर लिए होते कैल्शियम कार्बोनेट, चलो इसको बताओ बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने आपके पॉजिटिव और कितने नेगेटिव। हाँ 2। पॉजिटिव चार्ज है ना, और कार्बोनेट आयन आपको पता ही था। अब आपको पता है ना इसका मोलर मास हम लेते हैं तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इसका मोलर मास 100 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया हमारा 50 आ जाएगा। अब एक सॉल्ट का हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा। आपने जैसे लिया ना मोहर सॉल्ट, तो पहले मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के दिखाइए आप सभी लोग। आप सबने पढ़ा है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, चैट बॉक्स में डालिए बेटा, एक आध तो लिख दोगे मोहर सॉल्ट। वेरी नाइस साक्षी बेटा, सही लिखा है FeSO4, बिल्कुल सही। तब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर ये हो गया FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब इस सॉल्ट के अंदर आपको बताना है कितने कैटायन है और कितने एनायन है। वाटर आपका न्यूट्रल होता है, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा हमारा,
तो आप देखो दो सल्फेट आयन है ना, और एक सल्फेट आयन पे आपको 2 माइनस लिया जाता तो दोनों मिला के 4 माइनस हो गए कि नहीं। अब 4 अगर माइनस तो 4 ही प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के ऊपर ये 2 प्लस यहाँ पर हो गया और 2 आपके अमोनियम आयंस हैं, तो टोटल पॉजिटिव भी हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। और ये सल्फेट आयन अगर 2 कंसीडर कर लिया जाए तो ये 4 हमारे अनायंस हो जाएंगे। तो जब इसका इक्विवेलेंट मास आप लोगे तो आप देखोगे कि मोलर मास डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। कितना करेंगे बोलो बेटा, दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 4। आयरन का एटॉमिक मास होता है ये 56, सल्फेट आयन का आपको पता है ये 96, अमोनियम आयन आप लीजिए 18, ये 18 के बराबर है। और वाटर आपको पता है वाटर का भी 18 होता है। तो जरा सबको ऐड करके जरा निकाल के दिखा दो बेटा, कितना आएगा इक्विवेलेंट मास इसका। 56 प्लस 96 प्लस 96 प्लस 36 प्लस आपका 108 सभी ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। मोलर मास चेक करिए कितना आ रहा है। सभी आयंस के सभी मॉलिक्यूल के मोलर मासेस को जोड़ करके 4 से डिवाइड कर दो। नहीं बेटा करेक्ट नहीं है, फिर से चेक करिए आयुष बेटा। हाँ ईसा बिल्कुल सही निकाला, इट्स 98। हाँ जिन लोगों के गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब मोलर मास ठीक से चेक नहीं किया है। युक्ति आपने भी सही निकाला बेटा 98, इसका मोलर मास आएगा 392 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दिस विल बी 90। तो जब भी आपको कोई सॉल्ट दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका आपने सीख लिया है। यहाँ पर मोलर मास को पर फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं उन सबको हम डिवाइड करके और इस तरह से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए for an oxidizing or reducing reagent, for an oxidizing or reducing reagent, जैसे इनका जब इक्विवेलेंट मास निकालना होता है ना तो आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग reagent divided by change in oxidation number, change in oxidation number per formula unit during redox process, So molar mass of oxidizing or reducing reagent divided by change in oxidation number per formula unit during redox process.
इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर हमें रिएक्शन के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना होता है। अब भाई आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करने का। चलो नहीं आता तो हम यहाँ पर दो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ना, उनको आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एक आप लेते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसका आयन समझ में नहीं आया साक्षी बेटा? फेरस अमोनियम सल्फेट में आयंस नहीं क्लियर हुए? एक बार फिर से देख लो मोअर सॉल्ट को। देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट, जब भी आपसे क्या है ना फेरस आयन, तो फेरस का मतलब होता है Fe++। अगर यहीं पर कहीं लिखा होता फेरिक, तो इसका मतलब होता है Fe3+। अब ये फेरस आयन का मतलब हो गया Fe++ होता है। अब सल्फेट तो पता है ना आपको कि सल्फेट आयन लिखा होगा तो इसमें 2 माइनस लगाओगे कि नहीं? अमोनियम आयन की बात करोगे तो आप देखो ना अमोनियम आयन पर 1+ है। अब 2 अमोनियम आयन होंगे तो 2+ इसका नहीं हो गया, तो 2 अमोनियम आयन है और 2 हमारे भाई 2 अमोनियम आयन के साथ में आपने इसका मतलब 1+ इसका 2+ ये हो गया और 2+ इसका मिला लीजिए 4+ हो जाएगा ना। या आप इसको छोड़ दीजिए सिर्फ सल्फेट आयन ले लो, तो सल्फेट आयन पूरे फॉर्मूले में 2 सल्फेट आयन है, एक सल्फेट आयन पे 2 माइनस, तो 2 में बताओ 4 माइनस हो गया कि नहीं? आप बोलो बेटा। साउंड की प्रॉब्लम किसको आ रही है बेटा बोलो। चेतना बेटा साउंड की दिक्कत कहीं पर हो रही है, अब हो रही है कि नहीं बोलिए। ऑडिबल है सभी लोग? वो कहीं कहीं पर कनेक्टिविटी जहाँ पे गड़बड़ होती है वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बेटा ना ऑनलाइन में, पर थोड़ा सा मैनेज करिए। बीच में सही हो रहा है ना? आपको सही आ रही है? साउंड क्लियर आ रही सभी को? बोलो बेटा। ओके चलो अब इस पर आ जाते हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे। जैसे आपने लिया यहाँ KMnO4, अगर हम आपसे कहे ना कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा दो सभी लोग बेटा। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जरा फाइंड करके दिखाइए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ एक साथ बिल्कुल +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है ना। जिन लोगों को नहीं निकालना आता जब हम रिडॉक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सिखाते चलेंगे, डोंट बी वरी, पर इतना तो बेसिक है सबको पता है। अब जब आपने KMnO4 लिया है ना, तो KMnO4 को हम 3 तरह के मीडियम में यूज करते हैं। एक आप लेते हो एसिडिक मीडियम, दूसरा आप लेते हैं बेसिक मीडियम और तीसरा आप लेते हैं न्यूट्रल मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट को 3 तरह के मीडियम्स में यूज किया जाता है, एक एसिडिक, दूसरा बेसिक और तीसरा न्यूट्रल। अब एक तरीका ये है ना कि रट्टा मान लीजिए अगर एसिडिक मीडियम में KMnO4 लिया है तो चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर की बात अगर करें ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें होता है 5 यूनिट का चेंज, इसमें होता है 1 यूनिट का चेंज और इसमें होता है 3 यूनिट का चेंज।
सबसे आसान तरीका कि रट्टा मारा हमने खट से कि भाई एसिडिक मीडियम लिया तो 5 यूनिट है, अगर बेसिक मीडियम लिया तो 1 यूनिट है, और अगर न्यूट्रल मीडियम लिया तो 3 यूनिट है। पर हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जो चाहते हैं अरे सर ये आया कैसे, तो वो आया कैसे वो इक्वेशन आप देख लीजिए। जैसे आपने लिया ना फर्स्ट एसिडिक मीडियम, आप एसिडिक मीडियम लोगे तो KMnO4 इसका रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस वाटर। अब जरा गौर करिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप देखो पोटेशियम आयन +1, ये Mn +7, ऑक्सीजन -2। आप देखो क्या पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है हमारा, बोलो बेटा। जितना +1 इधर था उतना ही +1 इधर है। सल्फेट आयन जैसे कि जैसे इधर है वैसे यहाँ पर आ गया ना, ये देखो सल्फेट आयन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। पर जरा Mn पे गौर करो, सल्फेट आयन पे अगर 2 माइनस है तो Mn पर हमारा 2 प्लस हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से हो गया +2। देखो ध्यान से, ये जो Mn है ना, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो गया, +2 हो गया। जब आप एसिडिक मीडियम में लेते हो KMnO4 को तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो गया, +2 हो गया ना। तो इसका मतलब चेंज कितना आया, देखो 7 - 2 करिए तो 5 यूनिट का चेंज मिला कि नहीं मिला, बोलो बेटा। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से यहाँ पर देखो MnSO4 जब आ रहा ना तो यहाँ पर Mn पे 2 प्लस लगेगा, सल्फेट पे 2 माइनस है। तो अब यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जितना प्लस साइन होगा उतने ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर हुआ ना। तो +7 से जब ये आपका +2 में कन्वर्ट हो गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना मिला, 5 यूनिट आ गया ना। अरे पहला पार्ट सबको क्लियर हुआ। चलो जैसे बेसिक मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम। अगर आप बेसिक मीडियम कंसीडर करते हो ना तो इसका इक्वेशन जब आप देखोगे KMnO4 प्लस KOH, तो ये आपका बना लेगा K2MnO4 प्लस OH माइनस। अब आप खुद ही बता दो कितना चेंज हुआ, बोलो बेटा। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। चेंज कितना मिला हमें, बोलो बेटा। 1 का चेंज आया कि नहीं आया। कभी एक तरीका होता है कि इक्वेशन हमको पता हो तो कभी गड़बड़ होना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रल मीडियम का भी इक्वेशन लिख लीजिए। अगर आप लेते हैं न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम जब आप लोग है ना तो आप देखो यहाँ पर आपने लिया KMnO4 प्लस वाटर। KMnO4 को वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो ये आपका फॉर्म कर रहा है MnO2 प्लस KOH। अब आप और चेक करिए यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो यहाँ पे +7 और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +4 है कि नहीं, बोलो बेटा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हुआ ना। इसका मतलब चेंज हमको कितने यूनिट का मिल रहा है, 3 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया, देखिए
तो जो आपका केमेनोफोर जो तीनों मीडियम में लिया था बेटा ना हम लोगों ने, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो अब रेक्टिफिकेशन तो नहीं लगाना पड़ेगा। चलो ओके, अगर आप लेते हैं ना K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसको जनरली हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है बेटा, इसलिए हम एसिडिक मीडियम प्रेफर करते हैं। एसिडिक मीडियम में अगर इसका इक्वेशन लिखा जाए तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो अब ये आपका बन जाता है यहाँ पर K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस होता है। पहले इस यूनिट के अंदर दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। K2Cr2O7 में दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है, पर फॉर्मूला यूनिट लेना है बेटा। K2Cr2O7 में एक यूनिट के अंदर जितने क्रोमियम मौजूद हैं उन दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। सिंगल का नहीं लेना है, दोनों क्रोमियम का लेना है बेटा। एक का +6 आएगा तो दोनों का कितना हुआ? हाँ, +12 कंसीडर करना है। जब बात करें ना पर फॉर्मूला यूनिट की, तो हमें सिंगल नहीं कंसीडर करना, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे पूरे के पूरे को कंसीडर करना है आपको। अच्छा, अब इधर आपका आ गया +12, यहां पर बताओ यहां पर कितना मिला हमें? कितने सल्फेट आयन है बताओ बेटा? 3 सल्फेट आयन है ना। एक सल्फेट पर आपको पता है 2 माइनस हुए, तो 3 सल्फेट मिला करके 6 माइनस हुआ ना। तो 6 माइनस अगर इधर है तो ये 6 प्लस के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 आ गया। अब आप देखो +12 से कितना हो रहा है, ये +6 हो रहा है बेटा ना। तो कितने यूनिट का चेंज मिला? फिर 6 यूनिट का चेंज आया। अब जो स्टूडेंट हमारा +6 लेकर के निकालेगा ना, उसका 100% रॉन्ग हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही कर रखने का तरीका होता है ना, कि अगर आपने +6 यहाँ कंसीडर किया किसी भी क्वेश्चन में और यहाँ पर +3 लिया ना, तो आपने 3 यूनिट का चेंज निकालेगा, वो गलत हो जाएगा बेटा। इसका मतलब जब भी K2Cr2O7 आए आपके सामने, तो आपको +12 से +6 में कंसीडर करना है, तो ये हमारा 6 यूनिट का चेंज मिल जाएगा। भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए कि अगर K2Cr2O7 का हिसाब किताब आता है क्वेश्चन में, तो +12 से हमें +6 कंसीडर करना है। चलो आप जरा कैलकुलेशन पर आ जाएं। आपने जैसे लिया है यहाँ पर KMnO4 और ऐसे लिखा है मीडियम एसिडिक, तो अब इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 5। इसका मोलर मास होता है 158 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 31.6। हमारे नीट वाले स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैल्यू सीधे आ जाता है 31.6। अगर आप लिखते हैं ना KMnO4 ये 4 माइनस, तो इक्विवेलेंट मास ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका 158 के बराबर हुआ। अगर आपका लिखा है KMnO4 और यहाँ पर आपने लिया न्यूट्रल मीडियम, आप इसका इक्विवेलेंट मास लोगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 158 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये हो गया 55.6।
और K2Cr2O7 अगर आप कंसीडर करते हैं एसिडिक मीडियम, तो इसका इक्विवेलेंट मास जब भी लेंगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 करना है आपको, और ये हो जाएगा 298 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको नियरली आप लोग बेटा 50 के आसपास रखो, इसको 50 के बराबर कंसीडर करना है आपको। जब भी कैलकुलेशन आए तो इसको 300 मान करके 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये नियरली 50 आ जाएगा। ये तुम्हारा डिफिकल्ट पार्ट था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट का, ठीक है, पर हमें उम्मीद है कि इसे आप गलत नहीं करेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आप आराम से फाइंड कर लेंगे, बोलो बेटा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग का होता है सेम वे में रिड्यूसिंग रिएजेंट का होगा, क्योंकि जब रिडॉक्स कंसीडर करोगे तो एक अगर ऑक्सीडाइजिंग होगा तो दूसरा रिड्यूसिंग हो जाएगा। जितना चेंज इसके ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा उतना ही आपके रिड्यूसिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए for an atom or ion। मान लो किसी एटम या आयन का अगर आपको निकालना है ना इक्विवेलेंट मास, तो इसके लिए आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एटम और आयन divided by its valency, divided by its valency, divided by its valency। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको दिया है ना कि ऑक्सीजन लीजिए और ऑक्साइड आयन लीजिए, अब बताओ इसका इक्विवेलेंट मास बोलो बेटा। ऑक्सीजन एटम और ऑक्साइड आयन, हाँ वो पिछले वाले का कैलकुलेशन थोड़ा एरर हो गया, वो 52.66 लिख लीजिएगा बेटा, वो 55 हमने लिख दिया गलती से, वो प्रिंटिंग एरर हो गया है, वो 52.66 होता है। कैमेलो 4 का जो आपका न्यूट्रल मीडियम में जो इक्विवेलेंट मास है ना 52.66, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा। ये ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन अगर कंसीडर करते हो ना, तो अब आप देखो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, वैलेंसी 2 हो गई, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 8 हुआ कि नहीं। आपने लिया कैल्शियम और कैल्शियम आयन, एटॉमिक मास 40 कितने से डिवाइड करें बोलो बेटा, 2 से डिवाइड किया जाए तो ये इसका आ जाएगा 20। आपने जैसे लिया सिल्वर और सिल्वर आयन, ये 108 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब 108 ही रहेगा। आप लिया कॉपर और क्यूप्रिक आयन, ये 63.5 डिवाइडेड बाई 2। आप लिया जिंक और जिंक आयन, ये हो जाएगा हमारा 65 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लेते हैं एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 9 आ जाएगा। अगर आप लेते हैं ना फॉर अ गैस तब इसका लेंगे इक्विवेलेंट मास ये मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई सम ऑफ वैलेंसीज
valencies of atoms of gas. जैसे O2 गैस ले लो, तो अब आपको पता O2 का मोलर मास कितना हो गया, 32 हुआ कि नहीं, बोलो बेटा। और दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, तभी देखिए 8 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर भी देखिए हमने पहले केस में 8 ही निकाला था, तो वो सेम रहेगा, अलग नहीं आना चाहिए। मान लो क्लोरीन गैस लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दोनों क्लोरीन मिलाकर 2 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप लेते हैं ना हाइड्रोजन गैस, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1 आ जाएगा। मास वाली कहानी सभी को समझ में आ गई, बोलो बेटा। कैसे भी आपको सब्सटेंस दिए जाए तो उनके इक्विवेलेंट मास आप इस तरह से फाइंड करते हैं। अब एक जरा रिलेशन आपको सिखा देते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी को आप कैसे जो है वो कोरिलेट करते हैं। देखिए relationship between relationship between normality and molarity. Relationship between normality and molarity. आप यहाँ लिखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू मोलारिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू मोलारिटी, जहां पर n जो है ना इसको आप कहते हैं बैलेंस फैक्टर, और इसी को आप कह देते हैं n फैक्टर। जहां पर n आपका है बैलेंस फैक्टर और इसी का नाम क्या रखा जाता है बेटा, n फैक्टर बोलते हैं। n फैक्टर हमारा कुछ नहीं है, n फैक्टर का मतलब होता है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और आपको पता है इक्विवेलेंट मास निकालने में भी ये मोलर मास का यूज करते हैं ना सभी सब्सटेंस के। इक्वल टू आप लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसके नीचे अब आप क्या लोगे बताओ। जैसे मान लो फॉर एसिड लिए जाता है ना, तो अब मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एसिड, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेसिसिटी कंसीडर करोगे कि नहीं, बोलो बेटा। तब इनटू में आप ले लो यहाँ पे, या आप यहाँ नीचे पूरी पूरी बात लिख दो। अगर एसिड लेते हैं तो आप लेंगे बेसिसिटी, अगर आपने बेस लिया है तो क्या लेंगे, एसिडिटी, सॉल्ट लिया है तो टोटल क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्जेस। और अगर ऑक्सीडाइजिंग और डिसऑक्सीडेशन किया तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और एटम या आप कोई आयन लेते हैं ना, तो उसकी वैलेंसी आपको पुट कर देनी है वहां पर।
तो n फैक्टर की जगह पर आपको रखना क्या है, ये ध्यान से देख लो। n फैक्टर का मतलब है यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ a salt in a salt और change in oxidation number और change in oxidation number in oxidizing or reducing reagent और आयन लेते हैं तो उसकी वैलेंसी कंसीडर कर लेंगे और वैलेंसी इन केस ऑफ आयन और एटम। अरे कुछ नहीं भाई, वही तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने में सब्सटेंस के मोलर मास को जिस चीज से डिवाइड किया है ना, वही यहाँ पर n फैक्टर की तरह से यूज कर लिया जाएगा। तो n फैक्टर हमारा कोई हुआ नहीं है यहाँ पर। इक्विवेलेंट मास निकालने में जो चीज से आपने मोलर मास को डिवाइड किया है ना अलग अलग सब्सटेंसेस में, वही चीज यहाँ पर n फैक्टर की तरह से यूज कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये कोई नई चीज हमने आपको पढ़ा दिया है। नई चीज कुछ नहीं बेटा, वही चीजें हैं आपके यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो आप बोलो, चैट बॉक्स में डालो। ये सारे फैक्टर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा ना। तो n फैक्टर के जगह पर हमें केवल यही चीजें पुट करनी है। जैसे अगर कहते कि H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा तो आप क्या लिखते बताओ? 2 हो जाएगा ना। मोहर सॉल्ट का n फैक्टर बताओ कितना आप कंसीडर करोगे? 4 लेंगे ना। मान लो कहते KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना लिखेंगे? 5 हो जाएगा ना। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर बोलो। वेरी नाइस, इसका मतलब कंफ्यूजन खत्म हुआ। ठीक है, अब आप जरा उस फॉर्मूले को हम कोरिलेट कर लेते हैं। आपको पता है ना कि नॉर्मलिटी, अभी हमने कहा नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी जगह पर इसका पूरा फॉर्मूला लिखो, तो W अपॉन E इंटू 1000 बाई V और मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए, तो N इंटू W बाई M और इंटू 1000 बाई V। ये पार्ट जो है ना W अपॉन E को हम लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, और सिंपली इक्विवेलेंट्स और W अपॉन M को आपको पता है इसको हम मोल कहते हैं बेटा ना। क्या कहते हैं? ये हमारा मोल्स होता है। अब इधर भी 1000 बाई बी और इधर भी 1000 बाई बी है ना, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो बेटा। देखो ये आपका सिंपल सा रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने इक्विवेलेंट्स को मोल के बराबर करना है ना, तो हम n फैक्टर से क्या कर देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, मोल निकालना हो तो आप इक्विवेलेंट्स को n फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या निकल आएगा और उसके नंबर आ जाएंगे।
इक्विवेलेंस इक्वल टू n into moles। वो कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स, अब आवाज क्लियर आ रही है? बोलो बेटा। आवाज सुनाई पड़ी सभी को या नहीं? हाँ, साउंड कनेक्टिविटी की थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होगी भाई। अच्छा, जो बोर्ड पर लिखा है वो विजिबल है सभी को? बोलो बेटा, बोर्ड की विजिबिलिटी सही है? तो बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ लो। चलो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमने कहा नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी। ये सेंटेंस देखो यहां से, नॉर्मेलिटी के जगह पर हमने फॉर्मूला लिखा W अपॉन E इंटू 1000 बाई बी, और इधर मोलारिटी की जगह पर लिखा हमने W अपॉन M इंटू 1000 बाई बी। W अपॉन E को आप कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स। W अपॉन E हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स है बेटा। और यहाँ पर W बाई M को हमने क्या नाम दिया है? यहाँ पर मोल्स का नाम दिया है। ये जो वॉल्यूम का रिलेशन है दोनों तरफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो फॉर्मूला आया लिख करके ना कि इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है n इनटू मोल्स। इक्विवेलेंस इक्वल टू n इनटू मोल्स। अब अगर हम इस फॉर्मूले से मोल निकालना चाहते हैं ना, तो इक्विवेलेंस को n फैक्टर से क्या कर दीजिएगा? वो डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमें मोल्स पता लग जाएंगे। हो गया बोलो बेटा? हाँ, साउंड की प्रॉब्लम है, पर बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड से आप समझ लीजिए। बोर्ड सबको विजिबल है ना? रिलेशंस क्लियर है? देख लो वहां पर। वो कनेक्टिविटी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बेटा ना। मॉर्निंग में सही रहता है, पर जैसे 10 बजने लगता है ना, सब लोग नेट यूज करने लगते हैं, बस कनेक्टिविटी गड़बड़ होने लगती है। चलो सेशन हम आपका ओवर करते हैं यहीं पर। इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे ना बेटा, ठीक है? और इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको अगले टर्न पर आपको बताएंगे। ओके।